गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आप सबका स्वागत करता हूं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की अपनी क्लास में। जैसा कि कल हमने शुरू किया था मनु, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा कि मनु कौन थे, ये समझने की कोशिश की और उसमें हमने दो विचार हमें मिले। पहला ये कि मनु को हम मानव जाति का पिता के रूप में उल्लेख मिलता है पुराणों में, पौराणिक साहित्य में। और दूसरा ये कि मनु कोई एक व्यक्ति ना होकर के कई सारे मनु हुए हैं, एक परंपरा थी मनुओं की, एक पद जैसा था ये दोनों प्रकार के सिद्धांत हमें इसमें मिलते हैं। दूसरी बात हमने देखी कल, मनुस्मृति का काल निर्धारण क्या था, कब इसका लेखन हुआ उसका, तो उसका सार ये था कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी के बीच में, यानी 4 शताब्दियों के अंदर लगभग कहीं पर ये लिखी गई थी। उसके बाद हमने देखा इसकी विषय वस्तु क्या थी और उसमें हमने पाया कि मनुस्मृति मूलतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, ये धर्मशास्त्र के उसमें आता है, दायरे में आता है और ये एक तरह की आचार संहिता के रूप में इसने हिंदू समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लंबे समय तक, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं राज्य संबंधी विचार। अब मनु के राजनीतिक विचारों पर हम आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राज्य संबंधी विचार। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मनुस्मृति में केवल एक अध्याय ऐसा है जिसमें राजनीतिक विचार प्रतिपादित किए हैं। मनु ने राजधर्म का प्रतिपादन किया है, बल्कि ये कहें हम, और वो है 7वां अध्याय। और इसी राजधर्म के प्रतिपादन के संदर्भ में राज्य की चर्चा हुई है। राजधर्म को हम राजा का या राज्य का धर्म के रूप में देख सकते हैं। तो 3-4 बातें इसमें निकल कर के आती हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तीसरा, राज्य का कार्य क्षेत्र। और चौथा, राज्य की संप्रभुता, जिसका आधार धर्म और दंड है। ये 4 बातें हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि मनु ने के विचारों में हमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत का संकेत मिलता है। संकेत मिलता है, इसका मतलब ये है कि मनु ने कोई किसी पूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, केवल एक संकेत भर दिया है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में। क्या लिखा है मनु ने? मनु ने लिखा है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से, प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ध्यान दीजिए, कब की राजा की सृष्टि? जब राज्य नहीं था और जनता बलवानों के भय से असुरक्षित महसूस करती थी अपने आप को। यानी अगर मानव के आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई संस्था न हो तो हमारी स्थिति कैसे होगी? आपको पता ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अंग्रेजी में कहें तो माइट इज राइट, शक्ति ही न्याय है। जिसके पास शक्ति होगी वो जो चाहेगा कर लेगा। इसको हमारे भारतीय संदर्भ में हम कहते हैं मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय माने मछलियों का न्याय। मछलियों का न्याय क्या होता है? मछलियों का न्याय यह है समुद्र में कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, यही न्याय है उनका। इसको बुरा नहीं समझा जाता और यही प्रकृति है। शक्तिशाली जो है वो कमजोर का दमन करता है, उसकी हत्या कर देता है। यही वहां का न्याय है, यही वहां की परंपरा है। तो मानव समाज में लेकिन ऐसा नहीं होता। मानव समाज में तो हमने जो नियम बना रखे हैं, हम कमजोर की रक्षा करने की, सबको बराबर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कब होगा? जब हमारे यहाँ कुछ नियम होंगे और उन नियमों का कोई पालन कराने वाली संस्था होगी जिसे हम राज्य कहते हैं।
तो जब राज्य नहीं था तो हमारी भी स्थिति मत्स्य न्याय जैसी ही थी। तो उस मत्स्य न्याय की स्थिति से छुटकारा दिलवाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की, राजा को बनाया। ये मनु के विचारों में हमें उल्लेख मिलता है। यानी इसमें राज्य का उल्लेख नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। मनु ने राजा का निर्माण किया, ईश्वर ने ऐसा लिखा है। मनु ने क्या लिखा है कि ईश्वर ने राजा को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि प्रजाओं की, जनता की रक्षा हो सके। किससे रक्षा हो सके? बलवानों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से। ये विचार कुछ कुछ हमें हॉब्स की याद दिलाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हॉब्स के यहाँ मनुष्य खुद राज्य का निर्माण करते हैं और मनु के यहाँ पर ईश्वर ने राज्य का निर्माण, राजा का निर्माण कर दिया है, राज्य का निर्माण कर दिया है। मनु ने राजा का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि राजा राज्य का प्रमुख अधिकारी है। राजा ही राज्य का प्रतीक है वास्तव में। भाई हम जानते हैं, राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, दिखाई नहीं देती, प्रकट में नहीं आती, वो विचार है एक, और उसका प्रकट रूप कौन है? सरकार। और सरकार का मुखिया कौन है? राजा। तो राजा की उत्पत्ति की मनु ने ऐसा कहते हैं ईश्वर ने, एक तरह से राज्य की उत्पत्ति हम कह सकते हैं इसको। तो इस विचार से, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें ये जानकारी मिलती है कि राजा को ईश्वर ने बनाया। आगे और लिखा है मनु ने, नीचे वाली बात देखिए आप लोग। ईश्वर ने कैसे बनाया राजा को, ये बताया उन्होंने। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का नित्य अंश यानी सारभूत अंश लेकर के राजा की सृष्टि की है। इतने देवताओं का अंश लेकर के राजा को बनाया है। यानी एक तरह से राजा में देवत्व का निधान किया है मनु ने। ईश्वर का ही अंश है राजा। ये मनु ने स्पष्ट किया है। राजा जो है उसमें ये ईश्वर के सार, इतने देवताओं का अंश मौजूद है, उनका सार तत्व लेकर के राजा को बनाया है ईश्वर ने। ये एक तरह से ईश्वरीय उत्पत्ति का संकेत दिया है मनु ने। आगे देखिए अब आप, इसको देखा तो हमने, इससे क्या पता चलता है? पहली बात तो ये पता चलता है हमें कि मनु ने राजा और राज्य शब्द का प्रयोग अदल बदल करके किया है एक दूसरे के लिए। हमने देखा कि, फिर से वापस दिखाता हूं मैं आपको वो स्लाइड, आप देखिएगा उसमें। राज्य के न होने पर, देखिए ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। मनु के अनुसार इस संसार में राज्य के न होने पर, और लास्ट में पढ़िए राजा की सृष्टि की। यानी एक जगह राज्य और राजा दोनों को अलग अलग माना है, लेकिन एक जगह राज्य शब्द का प्रयोग किया, एक जगह राजा शब्द का प्रयोग किया। तो यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अदल बदल करके मनु ने राजा और राज्य शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनु को ये पता नहीं था कि राजा अलग चीज होती है और राज्य अलग चीज होता है। उन्हें पता था। इसका पता हमें कई जगह, कई उसमें देखने से पता चल जाता है। जब मनु ये कहते हैं कि राजा दंड का स्वामी नहीं है बल्कि अभिकर्ता है। दंड माने राज्य की संप्रभुत्व शक्ति, उसका स्वामी नहीं है, उसका अभिकर्ता है। यहां पर मनु स्पष्ट रूप से राजा और राज्य में अंतर करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सरकार जो है संप्रभुता की स्वामी नहीं है, मालकिन नहीं है, मालिक नहीं है, बल्कि उसकी प्रयोग करता है। संप्रभुता तो राज्य की विशेषता है, उसका व्यवहार में प्रयोग सरकार करती है। ऐसे ही मनु भी कहते हैं कि राजा दंड का स्वामी नहीं है, वो उसका अभिकर्ता है, और जो राजा दंड का दुरुपयोग करता है
गलत प्रयोग करता है, दंड ही उसे नष्ट कर देता है। इसका मतलब मनु को राजा और राज्य के बीच का अंतर मालूम था, लेकिन कहीं कहीं शब्दों का प्रयोग अदल बदल करके हुआ है। और इसलिए जो मैं कह रहा था कि एक राजा एक तथा एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के बीच अंतर मनु को मालूम था, ये मैंने आपको बताया। तीसरी बात देखिए आप कि राजपद की दिव्यता राजा की शक्ति के साथ साथ राजा के कर्तव्यों, जिसे दिव्य व्रत कहा है मनु ने, के रूप में परिभाषित है। मनु ने राजा की दिव्यता की बात की है, राजपद की दिव्यता की बात की है। मनु ने एक जगह लिखा है कि राजा के पद पर अगर कोई बच्चा भी बैठा हो ना, तो उसको बच्चा समझ करके उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। यानी एक तरह से वो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। वो स्वयं हो सकता है कमजोर हो, लेकिन वो जिस पद पर बैठा है ना, वो पद बहुत बड़ा है। तो उसकी और उसने ये भी लिखा है कि जो अग्नि है वो तो केवल उसको छूने वाले को जलाती है। अग्नि के साथ अगर आप कोई शरारत करेंगे तो आपको जला सकती हो, लेकिन वो कहते हैं कि राजाग्नि तो पूरे खानदान को नष्ट कर देती है। इसलिए कोई भी राजा की अवहेलना करने की कोशिश ना करे। इसका मतलब यह है कि राजा के पद की जो दिव्यता है वो उसको शक्ति प्रदान करती है, लेकिन साथ साथ मनु ये भी कहते हैं कि राजा के जो दिव्यता है वो उसके कर्तव्यों के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। जैसे मैंने पिछले उसमें आपको बताया आपको कि कई सारे देवताओं के अंश से बनाया है राजा को। कौन कौन से देवता थे मैंने आपको बताया था, देखिए इंद्र। तो इंद्र की जो शक्ति आती है राजा में, तो उसके साथ एक कर्तव्य भी आता है। इंद्र क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, और जिससे सारी सृष्टि का संचालन होता है। सारी पृथ्वी पर जो है जल आता है, जल से जो है फसलें पैदा होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। वैसे ही राजा का भी कर्तव्य है कि वो इंद्र की तरह प्रजाओं में धन धान्य की वर्षा करे। वायु, वायु क्या करता है? सब जगह मौजूद रहता है राज्य में, हमारे सब जगह आसपास मौजूद है अदृश्य रूप में। वैसे ही राजा को भी अपने गुप्तचरों के माध्यम से संपूर्ण राज्य की खोज खबर लेते रहना चाहिए अदृश्य रूप में। छुपे हुए गुप्तचर रहे राजा के सब जगह, और सब खबरें राजा तक पहुंचे। ये उसका वायु व्रत है। यम, यम देवता तो आप जानते ही हैं, सब डरते हैं उनसे। हम वो वक्त से पहले किसी को नहीं ले जाते, और वक्त आने पर किसी को छोड़ते नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोट कमजोर हो। जब जिसका वक्त आ जाता है उसे जाना पड़ता है। वैसे ही राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराधी को दंड देना चाहिए, चाहे वो भाई हो उसका, चाहे उसका बेटा हो, चाहे कोई और हो। कोई बिना किसी भेदभाव के, यम देवता किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अमीर से अमीर को भी ले जाते हैं समय आने पर, गरीब से गरीब को भी ले जाते हैं। सूर्य, सूर्य क्या करता है? हमें प्रकाश कर देता है, और हमसे पृथ्वी से जल ले जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर बादल बनकर के वापस बरस जाते हैं हमारे यहाँ। वैसे ही राजा को भी जो है ये सब काम करना चाहिए, यानी जनता के सुख की व्यवस्था करनी चाहिए, और साथ में जनता से कर लेना चाहिए। जैसे सूरज थोड़ा थोड़ा पानी ले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, वैसे ही राजा को भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए, ताकि लोगों को महसूस नहीं हो, उसका बोझ महसूस ना हो। अग्नि, अग्नि की तरह तेज होना चाहिए राजा में। जैसे अग्नि को कोई छू नहीं सकता, वैसे राजा को भी की तरफ भी देखने की कोशिश ना करे। वरुण, वरुण देवता जो है उनके पास एक पाश होता है, जैसे पुलिस का काम करते हैं वो, एक तरह से देवताओं की पुलिस है वो। तो अपराधी को पकड़ लेते हैं, उस पाश से कोई छूट नहीं सकता। वैसे राजा को भी अपराधियों को जेल में, कारागार में बंद करके रखना चाहिए, कठोर कारावास की सजा उनको देनी चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा को देख करके हमें प्रसन्नता होती है, शीतलता मिलती है। वैसे ही राजा से भी जनता को प्रसन्नता मिलनी चाहिए देखने से। कुबेर धन के देवता हैं, अर्थात धन धान्य राजा के पास होना चाहिए और जनताओं को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा के
जो देवताओं का जो अंश राजा को मिला है उसे राजा के दिव्य व्रतों के रूप में परिभाषित किया है मनु ने। नेक्स्ट बात उन्होंने क्या कही है? अच्छा, मनु ने तो ये सब कह दिया। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता, पाश्चात्य जगत में यानी यूरोप में भी दैवी सिद्धांत की बात हुई है। एक राजा थे जेम्स प्रथम, या और भी बहुत सारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है इस संसार में, उसको शासन करने की शक्ति ईश्वर से प्राप्त हुई है, इसलिए जनता को राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और अगर एक बुरा राजा भी मिला है जनता को तो उसको उसे स्वीकार करना चाहिए, मान करके कि वो ईश्वर ने उनको दंड दिया है एक बुरे राजा के रूप में, उनको दंड देने के लिए क्रूर राजा को भेजा है। इस प्रकार की बात वहाँ कही गई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति में ईश्वर का हाथ तो बताया है, लेकिन राजा की निरंकुशता का प्रतिपादन नहीं किया। मनु ने तो कहा था, जैसे मैंने आपको कहा था, कि राजा दंड का स्वामी नहीं है, संप्रभुता का स्वामी नहीं है, बल्कि उसका केवल अभिकर्ता है, एजेंट है, उसका प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है वो केवल। और जो राजा दंड का दुरुपयोग करता है, दंड ही उसे नष्ट कर देता है, ये भी कहा मनु ने। यानी राजा निरंकुश नहीं हो सकता मनु के अनुसार। दैवीय सिद्धांत उनका अलग तरह का था, हमारे जो मनु ने प्रतिपादित किया वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। मनु ने राज्य के स्वावयव स्वरूप का चित्रण किया है। सावयव माने ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट, यानी राजा को एक जीव प्राणी की तरह दिखाया उसने। जैसे प्राणी के हाथ पैर सिर नाक कान वगैरह होते हैं, वैसे ही राज्य के भी होते हैं। ये कई सारे अंग होते हैं राज्य के भी, और ये सारे अंग मिलकर के ही राज्य के अस्तित्व को कायम रखते हैं। इनके बिना वो कायम नहीं रह पाएगा। इन अंगों को मनु ने प्रकृतियां कहा है, प्रकृतियां या घटक कह सकते हैं हम। ऑर्गन्स, जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह, और कुछ आंतरिक अंग हैं हमारे, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, और बहुत सारे अंग हैं इस तरह से। तो वैसे ही राज्य के भी बहुत सारे अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, स्वामी, राजा। ये राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राजा नहीं रहता तो राज्य नहीं रहता, ये मान लीजिए। राजा राज्य का प्रतीक है, बाकी सब कुछ उसके अधीन है। एक तरह से राज्य का पर्याय बन जाता है राजा। दूसरा, मंत्री। राजा को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री होते हैं। मनु ने योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात कही है। योग्य हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, धर्मशास्त्र का जानकार हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ये कहा है। शूद्र को नहीं बनाया जा सकता, ये भी उन्होंने कहा है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरी बात, पुर अर्थात नगर, राजधानी कह लीजिए आप इसको, जो परकोटे से घिरी हुई हो, या किले के अंदर हो, या खाई द्वारा सुरक्षित हो, यानी ऐसा सुरक्षित नगर जिसे राजधानी के रूप में तैयार किया जाए, जहाँ राजा और उसके सारे अधिकारी रहें, वो नगर, उसको पुर कहा है। चौथा है राष्ट्र। राष्ट्र में दो चीजें शामिल की है मनु ने, एक तो भूमि और एक जनता। तो पुर के अलावा जो भूमि है, ग्रामीण क्षेत्र, पुर के अलावा जो है वो सब, और जनता, ये दोनों मिलाकर के राष्ट्र कहलाते हैं। कोष, राजकोष हम जानते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो राजा को एक बड़ा कोष बना के रखना चाहिए, जनता से कर लेना चाहिए, और विभिन्न तरीकों से राजा की आय होगी, वो सारी कोष में जमा होनी चाहिए। दंड, दंड को यहाँ प्रशिक्षित सेना के रूप में बताया। प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए राजा के पास, जिसमें कई तरह के सैनिक होंगे,
हस्ती सेना अलग होगी, घुड़सेना अलग होगी, पैदल सेना अलग होगी, रथ सेना अलग होगी, विभिन्न प्रकार की सेनाएं होंगी। ये प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए क्योंकि यही राज्य को सुरक्षित करती है। सेना नहीं होगी तो राज्य सुरक्षित नहीं। और लास्ट है मित्र, यानी अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं, जो आपके आसपास के राज्य हैं या आपसे और थोड़ा दूर के राज्य हो सकते हैं, उनके साथ मित्रता का संबंध बनाना चाहिए। मित्रता पर बल दिया है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए राजा को। तो ये 7 प्रकृतियां बताई है मनु ने राज्य की। इसीलिए इसको सप्तांग यानी 7 अंग वाला सिद्धांत बताया है इसको। देखिए, हम राज्य की, आप लोगों ने पढ़ा होगा राजनीति विज्ञान में, राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं आपको। तत्व या अंग एक ही बात है, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। मनु ने जो बताए हैं उनमें देखिए आप, चौथा जो तत्व है राष्ट्र, उसमें भूमि और जनसंख्या आ गई, तीसरे और चौथे दोनों में। पूर्व में भी वही चीज है, राष्ट्र में भी वही चीज है। तो पूर्व में केवल भूमि की बात थी, यहाँ पर राष्ट्र में भूमि और जनसंख्या दोनों आ गई। सरकार भी आ गई, राजा है, मंत्री है, कोष वगैरह मिला करके, सेना वगैरह, सभी सरकार के अंग हैं ये सारे एक तरह के। मित्र की कहीं हमें आवश्यकता नहीं है इसमें। एक संप्रभुता का उल्लेख मनु ने नहीं किया है। अगर हम सेना को संप्रभुता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें तो ये जो है आधुनिक सिद्धांत से मेल खाता है, लेकिन मनु ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ये सिद्धांत पूरी तरह से राज्य के तत्वों या अंगों को स्पष्ट नहीं करता, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इन प्रकृतियों की जो हमने बात की, इनके बारे में 2 बातें और जान लीजिए। पहली बात तो ये कि प्रत्येक प्रकृति अपनी पश्चातवर्ती प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। 7 बताए मैंने। पहला दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा तीसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चौथा तीसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण, तीसरा चौथे से महत्वपूर्ण है, चौथा पांचवें से महत्वपूर्ण है। राजा अगर है तो सब कुछ है। राजा अगर सुरक्षित है तो राज्य सुरक्षित है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वापस वो अर्जित कर सकता है राज्य को। लेकिन अगर राजा ही बंदी बना लिया जाए युद्ध में तो फिर तो खत्म हो गया सारा ही काम, खेल खत्म। इसलिए राजा सबसे महत्वपूर्ण है, फिर मंत्री हैं। और इस प्रकार से एक चीज ये। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि ऐसा होते हुए जो ऊपर मैंने बताया है, इन प्रकृतियों का पारस्परिक महत्व होता है। यानी एक तिपाई जैसे ले लीजिए, 3 पाए वाली कुर्सी ले लीजिए, उसमें से कोई भी पाया हटा दो तो कुर्सी कायम नहीं रह सकती। वैसे ही जो ऊपर हमने कहा कि राजा महत्वपूर्ण है मंत्री से, मंत्री महत्वपूर्ण है पूर्व से, तो इसके बावजूद भी सारी प्रकृतियों का पारस्परिक महत्व है। हर जगह हर चीज काम नहीं आती, कहीं पर किसी अंग का काम महत्वपूर्ण होता है, कहीं पर किसी अंग का काम महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इनका पारस्परिकता का संबंध इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य का कार्यक्षेत्र, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, तो आप लोग इसको पढ़ें। कोई कठिनाई हो तो आप मुझे अपना प्रश्न भेजें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।